नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत खटीमा के बिरिया मझोला क्षेत्र पहुंचे, जहां स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार समारोह में वो शामिल हुए। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबला नगला तराई खटीमा और उजालीकोट टनकपुर के बीच खेला गया, जिसमें नगला तराई ने 108 रन का लक्ष्य रखा और उजालीकोट टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। तो मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय किया, उनका उत्साह बढ़ाया और मैदान पर उतरकर खुद भी क्रिकेट खेलकर खेल भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्गीय मनीष चंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि खेल अब करियर का मजबूत माध्यम बन चुका है और युवाओं को लक्ष्य, अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय अंडर 19 टीम की विश्व कप जीत पर बधाई दी और कहा कि खेल शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। साथ ही खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि खेल सुविधाओं के विस्तार से खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कोई मैदान हो, कोई खेल हो, आज हमारे देश के हमारे खिलाड़ी भारत का तिरंगा हर खेल के मैदान में शान से लहराने का काम कर रहे हैं, अपने खेल प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि आज खिलाड़ियों के पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो रहा है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। व्यक्तित्व में आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। इस सीमांत क्षेत्र में भी हमारे युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। वहीं खटीमा के हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित विंटर कार्निवाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि भवन क्लाइंबिंग जैसे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आयोजन युवाओं के अपनी परंपराओं से जुड़े होने का प्रमाण है। ऐसे कार्यक्रम नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं, साथ ही युवाओं को सकारात्मक दिशा भी देते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने खटीमा को अपनी कर्मभूमि बताते हुए क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, खेल और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। बाईपास, पुल, केंद्रीय विद्यालय, खेल स्टेडियम, ITI, पॉलिटेक्निक, अस्पताल परिसर और औद्योगिक परियोजनाओं सहित कई विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। उच्च शिक्षा की नई कक्षाएं, जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार पर भी काम चल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि युवाओं और क्षेत्रवासियों के सहयोग से विकास की गति आगे जारी रहेगी। आगे बढ़ते रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, ड्यूटी के लिए बजट खत्म, 2900 PRD जवान हटा दिए गए हैं। जवानों को आपको बता दें कि थानों और यातायात से हटा दिए गए हैं। इस महीने से इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं और सभी को 2024 में तैनात किया गया था। 4 धाम यात्रा के लिए इन्हें तैनात किया गया था। 4 धाम यात्रा के लिए 32 करोड़ का बजट था। अब बजट खत्म होने के कारण ड्यूटी से इन्हें हटा दिया गया है। निदेशालय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के निर्देश सामने आए हैं। सभी जिला युवा कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा PRD स्वयं सेवक हैं। इनमें से 7,514 अभी ड्यूटी पर तैनात हैं और प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन की बैठक आज होगी। बैठक में इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा PRD स्वयं सेवक हैं। इनमें से 7,514 भी ड्यूटी पर तैनात भी हैं। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन की बैठक भी आज होगी।
बता दें कि बैठक में इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, 2900 पीआरडी जवान हटा दिए गए हैं। तो जवान थानों यातायात से हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश की 11वीं पुण्यतिथि पर भगवानपुर क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें परिवार के सदस्यों ने अलग मंचों से उन्हें याद किया। दोनों कार्यक्रमों में समर्थकों और स्थानीय लोगों की अच्छी मौजूदगी रही और माहौल भावुक बना रहा। वक्ताओं ने उनके राजनीतिक जीवन, जनसेवा और क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को विस्तार से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर परिवार के अंदर अलग अलग राजनीतिक रास्तों को लेकर भी चर्चा सामने आई। एक पक्ष ने कहा कि छोटे भाई का स्थान बेटे के समान होता है और पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, जबकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट किया कि निजी संबंध सामान्य है लेकिन राजनीतिक कार्यशैली और दिशा अलग है। पुण्यतिथि के मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा रोडवेज बस स्टैंड परिसर में आयोजित हुई, जबकि दूसरी सभा रविदास मंदिर प्रांगण में रखी गई। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पूर्व मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके योगदान को नमन किया। कार्यक्रमों में शामिल लोगों ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास, जन समस्याओं के समाधान और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि सभा है, ये कार्यक्रम ऐसा रहता है कि आना जाना लोगों का लगा रहता है। हर बार माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और जब से वो हमारे बीच से गए हैं, लगातार ये हमारे इस पवित्र मंदिर में उनके सम्मान में कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का मेरे माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग आते हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं, आना जाना लगा रहता है। ये श्रद्धांजलि सभा है तो सर्व समाज के लोगों का आना जाना निश्चित रूप से बड़ी संख्या में रहता है। ये आप लोगों ने देखा भी हमेशा। महापुरुषों की कमी हमेशा, जब जब कोई ऐसा महापुरुष जो अपने दर्द से बेहतर जनता के दर्द को समझता हो, अपने दर्द को त्याग कर दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के उनके काम को काम करने का काम करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे महापुरुषों की कमी हमेशा खलती रहेगी। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मेरे पिताजी हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वो क्षेत्र के और क्षेत्र के साथ साथ इस उत्तराखंड के वो ऐसे नेता थे कि शायद उनके जैसा नेता होना पुराने वक्तों में, पूर्व में और भविष्य में मैं नहीं मानता कि उनके जैसे, मैं उनका लड़का होकर ये बात कहता हूँ। आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की, मेरे दिवंगत पति की 11वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, उसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में सुरेंद्र राकेश जी के चाहने वाले इस क्षेत्र के आदरणीय देवतुल्य सम्मानित जनताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई है। और ये अपने विकास पुरुष, अपने लाडले चहेते नेता विकास पुरुष सुरेंद्र राकेश जी आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस पुण्य आत्मा को याद करने के लिए, सुरेंद्र राकेश जी के, जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे और उन्होंने हमेशा भगवानपुर के विकास के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। उधर कुशीनगर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार गरीबों को सशक्त बना रहे और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। अगले 1 साल में 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का प्रयास होगा। हर जिले के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जा रही है। एक जनपद एक व्यंजन कैंटीन खोलने की योजना भी है। और मौर्य ने मतदाता सूची अपडेट करने का आग्रह किया और कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ताकत बढ़ रही है। है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनके खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। और इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश के युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश के जनमानस के मन में एक ही लक्ष्य है कि हमारा देश भी विकसित देश बनना चाहिए और वह बनाने का काम केवल भाजपा कर सकती है, माननीय मोदी जी कर सकते हैं। 2048 की तैयारी करें, अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई संभावना जनता के मनमानस में नहीं है। उनका पीडीए फर्जी था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं
वो बांटो और राज करना चाहते हैं। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को कुचलने का काम किया है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने में सक्षम यह केंद्रीय बजट है। यह विकास का एक्सप्रेस वे है। इससे देश में गरीब अमीर बनेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं के रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे और हमारा जो अन्नदाता है वो समृद्धशाली बनेगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप कोई भी अच्छा काम कुशीनगर की धरती पर करना चाहेंगे, डबल इंजन की सरकार आपके उस कार्य को विस्तार देने के लिए, जो सामान आप बनावे उनकी बिक्री करने के लिए, जो उत्पाद आप पहले से बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी ब्रांडिंग की, उनकी पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए कुशीनगर और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश और दुनिया में भी आपका बनाया हुआ सामान बिके, इसका प्रबंध करने के लिए हमारे पास योजना है और उस योजना को हम कुशीनगर को देने का काम आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी आपके पास जो उत्पाद है उसमें बहुत अच्छे उत्पाद है, ओडीओपी का भी है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे एक जनपद एक उत्पाद यह अभियान चलाया था, उसकी कॉपी करके देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में एक जनपद एक उत्पाद की योजना शुरू की है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनके खानदान का जन्म। वहीं वाराणसी में गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान की प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा देखने को मिला। ये प्रेस वार्ता सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। तभी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन, आपको बता दें कि तुरंत हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया। एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने बताया कि मंत्री की पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह व्यवहार अनुचित था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 कांग्रेस पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लिए गए लोगों में कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहले से शेड्यूल थी, वो चल रही थी। कुछ ये वैभव त्रिपाठी जी के नेतृत्व में 7-8 लोगों द्वारा जो अपने आप को किसान बता रहे थे, जो काशी द्वार का लिए जमीन अधिग्रहण हुआ है उसका विरोध, जो मुआवजे को लेकर उनका विरोध था या किसी अन्य चीजों को लेकर था, वो वहां पर जाके अपनी मांग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाकर बीच में जाकर उन्होंने डिस्टर्बेंस किया, जो कि अपनी मांग को व्यक्त करने का सही तरीका नहीं था। जी बात की जाए तो उनका सीधे आरोप था कि ये वहाँ गाँव में कुछ भी थी, लेकिन उसको अपना व्यक्त करने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इस तरीके से करेंगे। वो अनुचित तरीका था, उसको यहाँ पर मना किया गया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया। प्रशासन ने अपना बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपना काम किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री को हमने बताया कि आप जिस बजट को लोक लुभावना बता रहे हैं उसकी आड़ में एक तरफ 20-25 गांवों के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी पूरी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है और औने पौने दाम पे ली जा रही है, जबकि किसान उसके लिए सहमत भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून में इस बात की व्यवस्था है कि कम से कम 75% किसान उसमें सहमति दें और वो अपनी जमीन वो देना चाहते हो तभी अधिग्रहण होगा। लेकिन ये सरकार बर्बरता, तानाशाही, साजिश और भाजपा के लोगों के दलाली के बल पर चाहती है कि जबरिया उनकी जमीन हथिया ली जाए, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। आप लोग देखिए, वहीं पीलीभीत में मंडलायुक्त बरेली मंडल भूपेंद्र एस चौधरी ने तहसील बिलासपुर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने दैनिक वसूली रजिस्टर, तालाब आवंटन रजिस्टर, पट्टा आवंटन रजिस्टर, तहसील दिवस और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 वर्ष से अधिक पुराने सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। पुराने पट्टा आवंटन से जुड़े मामलों में उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में वृक्षारोपण की स्थिति जाँच करने के आदेश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने तहसील के अभिलेखागार, कंप्यूटर रूम, कार्यालय रजिस्ट्रार, कानून गो और संग्रह कार्यालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके। उधर अमेठी जिले में साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा घटना में एक युवक साइबर ठगों का शिकार बन गया। उसके खाते से लगभग 4,82,000 रुपये अचानक गायब हो गए। जब युवक बैंक में पैसा निकालने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते में पैसे नहीं हैं, जिससे उसकी हालत स्तब्ध हो गई।
पीड़ित युवक ने बताया कि लगभग एक हफ्ते पहले उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था और इसी के कारण साइबर ठगों ने उसका वित्तीय नुकसान किया। घटना जामो थाना क्षेत्र के पूरे मकली हरगांव इलाके की है। युवक की माने तो मोबाइल चोरी होने के समय ही उसके खाते से ऑनलाइन ठगी की गई, लेकिन उसे तुरंत जानकारी नहीं हो पाई। इस घटना ने जिले में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता और बढ़ा दी है। उधर वाराणसी में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा विधायक एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने की कोशिश की जा रही है। सपा ने बताया कि पीडीए के कार्यकर्ता दिन रात पीडीए प्रहरी बनकर एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय हैं और अपने मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद दबाव डालकर वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे उन्होंने अलोकतांत्रिक बताया। सपा ने चेतावनी दी कि अगर उनके मतदाताओं के नाम हटाए गए तो वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने मंत्री के जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसका गलत अर्थ निकालकर मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज के भारत के प्रति गहरे लगाव और लोकतंत्र में विश्वास पर जोर दिया और कहा कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की भाजपा की रणनीति अब जनता समझ चुकी है। क्या होता है जिहाद का मतलब जानते हैं क्या? जिस दिन जिहाद अगर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा उसको उस दिन का अंदाजा नहीं है क्या? जिहाद किन परिस्थितियों में होता है वो मालूम नहीं है क्या? कि बार बार जिहाद मुसलमान ये वो करके मुसलमानों को डराने का प्रयास हो रहा है। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ये जान लें कि हम अपनी बाई चॉइस से हम यहाँ थे हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त और आज भी हैं, और अगर जाना होता तो उसी समय हमारे पूर्वज चले गए होते। तो हम लोग इस भारत के लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और यहाँ की मिट्टी से हमारा लगाव है। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी मैयत होगी, जब हमारी मौत होगी, और उससे पहले अगर कोई डरा धमका के हमको डराना चाहेगा तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए आज जिला अधिकारी से वार्ता के अनुसार हम लोगों को 11 बजे टाइम दिया गया था। यहाँ मौके पे हम लोग आए जब तो जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले, मगर उनसे फिर संपर्क करने पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाया। हम लोग जो निर्वाचन एसआईआर चल रहा है इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं श्री रविंद्र जायसवाल जी, इनके द्वारा पिछले दिनों एक वर्ग विशेष के खिलाफ बात बोली गई कि ये लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और हमारे मंत्री को नहीं पता कि जब देश में एसआईआर का कार्य उनकी सरकार के द्वारा ही लागू किया गया है, चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सभी जितने भी मतदाता हैं बीएलओ के माध्यम से अपने मत की सुरक्षा के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है जिहाद का मतलब जानते हैं क्या? जिस दिन जिहाद अगर हो जाएगा। वहीं हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हरदोई बिलग्राम राजमार्ग पर फार्मपुरवा मजरा ढोलिया के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सुबह लगभग 7:30 बजे हुआ और इसकी चपेट में आने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार लोग सड़क पर दूर तक गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही समय में तीनों के शव राजमार्ग पर पड़े होने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 7/2/2026 को समय करीब 7:30 बजे सुबह थाना सुरसा अंतर्गत बिलग्राम रोड फार्मपुरवा मजरा डोलिया के पास एक डंपर द्वारा एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिस पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आदर्श अवस्थी पुत्र अरविंद अवस्थी उम्र 20 वर्ष, मधु अवस्थी पुत्री अरविंद अवस्थी उम्र 23 वर्ष, निवासीगण फातियापुर थाना सुरसा एवं कामनी पांडे पत्नी शिवाकांत पांडे निवासी 52 चुंगी थाना कोतवाली शहर उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर हरदोई के सवाईजपुर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले में वांछित आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पड़ोस के गांव के 2 ग्रामीणों ने
थाने में तहरीर देकर अपनी भैंस चोरी होने की शिकायत की थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने त्वरित खुलासे के निर्देश दिए और एक टीम गठित कर संदिग्धों की खोज शुरू कर दी। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भैंस चोरी के मामले में वांछित आरोपी मोटरसाइकिल पर शाहजहांपुर की ओर से सवायजपुर की ओर जा रहा है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को घेरने की योजना बनाई। जैसे ही संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, उसने गंगा एक्सप्रेसवे की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी ने खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। आज दिनांक 7/2/2026 की रात्रि लगभग 1:30 बजे थाना सवायजपुर पुलिस की मुठभेड़ गंगा एक्सप्रेसवे ग्राम कौशा सब्ज लेन पर शातिर गोकश व पशु तस्कर अनीश पुत्र लतीफ निवासी ग्राम खैरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर से हुई है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है तथा मुठभेड़ में एक आरक्षी भी चोटिल हुआ है। शातिर बदमाश अनीश थाना सवायजपुर के 2 अभियोगों में वांछित था। इसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लगभग 10 अभियोग गो हत्या व गिरोहवध अधिनियम के पंजीकृत हैं। इसके पास से एक अदद देसी तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस 12 बोर के बरामद हुए हैं व एक मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना, मोबाइल फोन और 4200 नकद भी बरामद हुआ है। इसको उपचार हेतु CSC सवायजपुर भेजा गया है। अन्य विधिक प्रक्रिया। वहीं अमेठी के शुकुल थाना क्षेत्र के तिवारी इदरिया में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सड़क किनारे एक टूटा हुआ विद्युत पोल कई हफ्तों से खड़ा है और उसके सहारे ट्रांसफार्मर लटक रहा है, जिससे विद्युत सप्लाई असुरक्षित तरीके से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पोल पिछले 2 महीने से टूटा हुआ है, लेकिन विभाग की सुस्ती के कारण इसे बदलने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेज हवाओं और मौसम की अनिश्चितताओं के चलते ग्रामीणों और राहगीरों में हर समय डर और दहशत बनी रहती है। लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पोल और लटकता ट्रांसफार्मर किसी भी क्षण गिर सकता है। इसके बावजूद विभाग की ओर से अभी तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे इलाके में सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राजेश है। राजेश जी, ये आपके गांव में एक ट्रांसफार्मर है जो एक ही खंबे के सहारे टिका हुआ, कब से है और क्या बुरा मामला? लमसम 1.5-2 महीने हो गए, टूट गया है। इसको कोई आता ही नहीं कि इसको ठीक कर दे। तो यहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है। देख रहे कैसे टूटा पड़ा हुआ है, ये कोई नहीं आता है। तो सारी बिजली बिल बाकी हो तो कहेंगे जमा करो, नहीं तो लाइट काट देंगे, बस। बाकी कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या मांग है आपकी? तो मांग यही है कि जो भी पुल टूटा है उसको ठीक कर दिया जाए, बस। और क्या, न किसी को चोट लग सकती है भाई, जो टूटा है देखिए पूरा टूटा हुआ है, देखिए ट्रांसफार्मर लटका हुआ है। वहीं मिर्जापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सदर तहसील में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम जनता को विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी देना और असहाय लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान करना था। इस शिविर में आए लोगों को विधिक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई और उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद कराया गया। शिविर में उपस्थित लोगों ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इसमें जमीन विवाद, SIR से संबंधित शिकायतें, राशन कार्ड और अन्य सामाजिक व कानूनी मुद्दे शामिल थे। सबसे पहले हम सभी लोग अधिकार मित्र हैं। जैसे कि मेरा नाम रेखा कुमारी है, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हूँ और ये सारी हमारी बहनें हैं, सारे भाई हैं। हम सभी लोग मिल करके जो है आज तहसील दिवस पर जो भी लोग पीड़ित, असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर, जो न्याय से वंचित रह जा रहे हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और आज जो है हम लोगों से जो जितने भी भाई बहन आए हैं, कोई जमीन के मैटर से लेकर आया है, कोई दबंग उस पर कब्जा कर लिया है और लोग जो है परेशान है, पीड़ित हैं। किसी का जो है SIR से जो है नाम कट गया है, किसी का किसी भी तरह का समस्या है, कोई का विकलांग से है, कोई राशन कार्ड के लिए है। तरह तरह के लोग आए हैं, जिनके से मिल करके हम लोग उनके जो भी अधिकारी हैं उनके तक पहुंचा रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का अवगत होकर के उनको लाभ दिलवाने के बारे में यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले उधर बागपत के बड़ौद तहसील में एंटी करप्शन टीम ने एक नायब तहसीलदार के पेशकर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब वो एक किसान से ज़मीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया में अवैध रूप से पैसा मांग रहा था। आरोपी पेशकार को सीधे तहसील से कोतवाली ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता किसान ने बताया कि वो अपने गाँव में 3 साल पहले 22 लाख रुपये में 3 बीघा ज़मीन खरीद रहा था और ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए पेशकर ने उससे रिश्वत की मांग की थी। एंटी करप्शन टीम ने तत्काल कार्रवाई कर उसे रंगे हाथों पकड़ा।
मैंने अभी जमीन खरीदी थी 3 साल पहले, और निर्विवाद जमीन है, और मतलब कोई लोन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और 3 साल से फाइल जो थी वो नायब तहसीलदार की कोर्ट में लंबित थी। उसका जो पेशकार का काम देखता था ये लड़का प्रमोद कुमार सबके वाले, ये मुझसे बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था। अच्छा, हाँ जी। कितने पैसे? 10,000 रुपए। ये बताओ कितनी जमीन खरीदी थी? 4 बीघे जमीन खरीदी थी मैंने अपनी घरवाली के नाम कराई सामने देख लो भाई। 3 साल पहले। उसका क्या अपडेट चल रहा था? कितने दिन से चक्कर काट रहे थे? भाई तो 2 महीने तक तो रोज यार था मैं इसके दौरे। कितने बीघा जमीन? 4 बीघे। दाखिल खारिज नहीं हो रहा था या हो गया? नहीं हुआ था। क्या बोल देते? बस नु कहते कि लगा पैसे लेकर आ जाइए और कल परसों में अपनी फर्द ले जाइए, करवा के दे दूंगा। नायब से भी मिले आप? नहीं, नायब साहब से कोई नहीं मिला। नायब साहब कौन थे? किसके पास? अपने कमरे में थे वे, उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। किसके नाम के लिए मांगा था ये? दाखिल खारिज के नाम के। क्या आश्वासन दिया था? क्या बात हुई थी आपसे? क्या काम था? क्या मेरी बात इससे हुई थी कि भाई तू मुझे 10,000 रुपए दे और मैं तेरा 2 दिन में ही दाखिल खारिज करवा कर तेरी फर्द और तेरा बैनामा तुझे वापस दे दूंगा। क्या करता है तहसील में? पेशकार का काम करे, वैसे प्राइवेट आदमी है। ये कहाँ बैठता था? तहसील नायब तहसीलदार के रूम में ही। कौन नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार का नाम मुझे पता नहीं। कितनी बार मिला नायब तहसीलदार? मैं नायब तहसीलदार से 1 बार भी नहीं मिला, बस रूम में कितनी बार मिला? कम से कम 10, 12, 15 बार मिला नायब तहसीलदार के रूम में। हाँ जी। मैंने अभी जमीन खरीदी थी 3 साल पहले। वहीं कुशीनगर में यूजीसी बिल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। लोग रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना समर्थन प्रकट किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर रही और जिला मुख्यालय पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वीआईपी मूवमेंट का हवाला देते हुए पुलिस ने कुछ समय के लिए मार्च को रोक दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने पीछे हटकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। उधर लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर अपने परिवार और इलाके में शोक और सनसनी फैला दी। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कुछ नामचीन और प्रभावशाली लोगों का नाम लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाया और बताया कि उन्हें बंधक बनाए जाने और लगातार प्रताड़ित किए जाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वीडियो में उसने अपने ऊपर हुए पुराने विवाद का भी जिक्र किया, जिसमें सोने के आभूषणों से जुड़ी पुरानी लड़ाई उसकी मौत की प्रमुख वजह बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक स्थानीय मोटरसाइकिल एजेंसी में कार्यरत था। युवक ने आत्महत्या से पहले पीआरवी को स्वयं सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुझे संजय शुक्ला, अश्विनी अवस्थी, जो किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पर तैनात हैं, और आदर्श अवस्थी जो इनका आदर्श रेडीमेड के नाम से एक दुकान चलती है। टीटू हैं, और टीटू क्या नाम है, राधे श्याम, विनोद गुप्ता और ललतू सत्येंद्र यादव जो कि वो हैं सभासद हैं। ये लोग मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। विनोद का कुछ सामान है मेरे पास जो रखा, जिसको वो लोग लेना चाहते हैं। अब ये लोग पहले तो कह रहे थे हमको पैसा देंगे, अब वो लोग बिना पैसे के हमसे सामान लेना चाहते हैं। मैंने इस विषय पे अपने वकील साहब से बात करी, मगर वकील साहब भी हमको कुछ अभी बता नहीं पाए, क्योंकि वो आज चूँकि जा नहीं पाए थे, इसलिए वो भी कुछ सही बात हमें बता नहीं पाए। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले, मैं इसीलिए अपनी जान दे रहा हूँ। और हमको इन लोगों ने अपने आवास पे, संजय शुक्ला का जो आवास है उस पे इन्होंने हमको कैद करके रखा। करीब मैं उनके घर की जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उनको मुझे देखा जाएगा। और ललतू यादव ने मेरे साथ जैसे बदतमीजी करी, और अश्वनी ने मुझे गाली गलौज करी, आदर्श ने गाली गलौज करी, और इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा। वहाँ पे मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती बाहर टहलता रहा। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल के आया हूँ। हम पुलिस को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इस संदर्भ में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको बंधक बनाया गया है। इस संदर्भ में उनकी पत्नी की तहरीर प्राप्त हो गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर पीलीभीत जिले में आवारा सांड का आतंक लगातार जारी है और इसका ताज़ा उदाहरण बीसलपुर इलाके से सामने आया। घटना कोतवाली क्षेत्र के 12 पत्थर चौराहा के पास सोनालिका एजेंसी के सामने हुई, जहां एक सांड ने अचानक हमला कर दिया और एक महिला अपने 2.5 साल की बच्ची को लेकर बाइक से उतरी थी।
तभी पास खड़ा आवारा सांड उन पर टूट पड़ा और अपने सींगों से उन्हें उठाकर हवा में फेंक दिया। महिला सड़क के किनारे गिर गई जबकि बच्ची हवा में उछलकर सीधे हाईवे के बीच में जा गिरी। घटना के समय सौभाग्य से कोई वाहन बच्ची के ऊपर से नहीं गुजरा, अन्यथा ये गंभीर हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने ये खौफनाक मंजर देखा और तुरंत महिला और बच्ची को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साफ देखा जा सकता है कि सांड ने अचानक हमला किया और दोनों सींगों से उठाकर उन्हें फेंक दिया। उधर लखनऊ के बालागंज क्षेत्र स्थित श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम मंदिर में राम नाम के जाप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारी 11 दिनों का सतत जाप कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन करना है। हालांकि मंदिर से कुछ दूरी पर रहने वाले लोग इस जाप की आवाज़ से परेशान हैं और समय समय पर मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर बखेड़ा खड़ा करते हैं। पुजारी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में आरती, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान विरोधी पक्ष बार बार पुलिस प्रशासन को सूचित करता है और कभी कभी उनके धार्मिक कार्यों को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। विरोध का कारण राम नाम के जाप की आवाज़ को बताया जा रहा है, जबकि पुजारी का कहना है कि यह आवाज़ केवल मंदिर प्रांगण तक ही सीमित रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर बड़े जंगल के अंदर स्थित है और इस प्रकार के विरोध और धमकियों के कारण उन्हें जान का खतरा महसूस होता है। धार्मिक अनुष्ठान, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रथाओं को जारी रखने के प्रयासों के बीच ये विवाद स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बालागंज क्षेत्र में आता है श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम, जहाँ पे राम नाम का जाप चल रहा है और जाप में आने की कुछ समस्या। तो जानते हैं क्या है समस्या। यहाँ पर प्रभु के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा दया से 11 दिन के लिए राम नाम का जाप, अखंड राम नाम जाप चल रहा है, जो कि कुछ लोग यहाँ पे नहीं चाहते हैं। बाकी यहाँ पे पूरी बस्ती किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस एक ही दो लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं, ना पेपर से दिक्कत हो रही, ना बीमारी से, ना कुछ नहीं। एक भैया है जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, राम नाम के जप से विघन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, क्या मतलब समस्या उनको? अरे नहीं, समस्या कुछ नहीं है। वो हर बार जब भी राम नाम का जाप होता है तब पुलिस को फोन करते हैं और जाप में दिक्कतें डाला करते हैं। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, जाप से पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो वो व्यक्ति है क्या दूसरे समुदाय से है? अब दूसरे समुदाय नहीं, सनातनी धर्म के हिंदू ही नहीं है, सनातन धर्म से नहीं है, लेकिन वो सनातन को मानते नहीं है, समझ लीजिए मानते नहीं। अब ये बताइए, इसके पहले राम मंदिर के अक्षत आए थे तो उन्होंने वापस किया, अक्षत देने गया था के साथ में, उन्होंने कहा था मुझे मैं ये नहीं लूंगा। तो क्यों, क्या समस्या थी? उनको तो वापसी कर दिए थे आपसे। समस्या, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, लिखित में हिंदू है लेकिन वैसे हिंदू नहीं है। तो मतलब आपसे समस्या क्या, मतलब हिंदू नहीं है? तो मैंने उनसे मैंने जब मैं आदिवासी टोली के साथ गया था, मैंने अक्षत दिए थे, तो वो साहब बोले कि मैं अक्षत नहीं लूंगा। मैंने क्या वजह क्या है, आप मुसलमान है? वो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है यहाँ पर मंदिर में, उनको परेशानी होती है, बाकी किसी को परेशानी नहीं होती है, लेकिन उन्हें बहुत परेशानी होती है। मैंने तो कहा अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, हिंदू वाले कर्म करिए, अगर आपके कर्म हिंदू वाले नहीं तो आप हिंदू लिखना बंद कर दीजिए। देखा कि अभी जो महंत हैं यहाँ के, जो पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे इनका साफ कहना है कि राम नाम का जप चल रहा है, लोग यहाँ पे दिक्कतें उत्पन्न कर रहे हैं, लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं यहाँ की, जबकि राम नाम का जप चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या होगी इनके ऊपर कार्रवाई। डेली 24 भारत के साथ रोहित कश्यप, लखनऊ। मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बालागंज क्षेत्र में आता है श्री गौशालेश्वर। उधर हरदोई जिले की सर्विलांस सेल ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पिछले 3 महीनों के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों की जांच करते हुए टीम ने कुल 125 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ये मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ये आज दिनांक 7 फरवरी 2026 हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा लगभग 125 मोबाइल जो विभिन्न लोगों के गुम हो गए थे उनको बरामद किया गया है। इनकी जो कीमत का आकलन किया गया लगभग 25 लाख की कीमत के मोबाइल है। इसमें सर्विलांस टीम के द्वारा निरंतर मेहनत की गई है और उनके द्वारा की गई कार्रवाई से ये सब संभव हुआ है। ये आज दिनांक 7 फरवरी 2026 हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा लगभग 125 मोबाइल। वहीं पीलीभीत में तहसील बीसलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों की शिकायतों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर कुल 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से मौके पर 10 शिकायतों का समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो अपनी अपनी विभागीय शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करें और सभी निस्तारणों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। राजस्व संबंधी मामलों में जहाँ पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, वहाँ पुलिस के साथ मिलकर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान मृतकों
खातेदारों की विरासत से संबंधित खतौनी उनके वारिसों को सौंपी गई और घरौनी वितरित की गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने विधायक के साथ ग्राम फिरसा चुराहा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं को सुना भी गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी पात्र ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त गांव में झोपड़ियों का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के तहत पात्र को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए गए, जिससे पूरे जनपद को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। वहीं बदायूं के म्याऊ क्षेत्र के दातागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत वन बौसारी माजरा फुचियाई में ग्रामीण छुट्टा गौवंश से परेशान है। उन्होंने शिकायत पत्र ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि खुले छोड़े गए सांड और गाय उनकी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और कभी कभी ये जानलेवा हमले भी कर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने अपने पत्र में स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण किया जाए ताकि छुट्टा गौवंश को नियंत्रित किया जा सके और उसकी फसलों और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये पत्र क्षेत्रवासियों की चिंता और सुरक्षा की गंभीरता को उजागर करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिंदर शर्मा और आज पहुंचा हूं मैं जिला बदायूं के ब्लॉक म्याऊ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बनबौसारी का लगता है मजरा, जिसका नाम है फुलचियाई। फुलचियाई में आवारा गौवंशों से बहुत ज़्यादा ग्रामीण परेशान है और आज काफ़ी किसान इकट्ठे हुए हैं। गायों से निजात पाने के लिए यहाँ पे गौशाला उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, गायों को किस तरीके से अपनी फसलों को बचाते हैं और आए दिन ये सांड भी हमला कर देते हैं लोगों पे, किसानों पे। तो देखते हैं आप ये आत्मरक्षा किस तरीके से करते हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, पूछते हैं क्या नाम है इनका। क्या नाम है आपका? जगत प्रताप सिंह। कहाँ रहते हो? फुलचियाई। ये जो आवारा गाय घूम रही हैं, सांड भी घूम रहे हैं, इनकी कितनी समस्याएं होती हैं आप लोगों को फसलें रखाने में और किस तरीके से सामना करते हो? पूरी रात जग के रखाओ तो दौड़ बत्ती भजनों मुश्किल। आपके ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, क्या उन्होंने गौशाला ले रखी है? नहीं ना, उन्होंने कोई गौशाला ना ली। उन्होंने गौशाला के लिए किसी अधिकारी को मांग पत्र दिया है या वो लेना नहीं चाह रहे? पैसा ना आओ तो गौशाला के ले आओ। ग्राम प्रधान पे किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि गौशाला नहीं ली जा रही और गायों की समस्या को लेकर काफी परेशान है ग्राम प्रधान से, और जो है गायों से भी समस्या है। आइए अब मैं बात करता हूँ, एक किसान मेरे साथ में और जुड़ गए। क्या नाम है आपका? हमारा विनोद कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं? फुलचियाई। मजरा क्या लगता है आपका? ये मजरा लगता है? मजरा लगता है ग्राम पंचायत बनबौसारी। अच्छा, ये जो गायों की समस्या है, सरकार कह रही कि मैंने हर ग्राम पंचायत में एक एक गौशाला दे रखी है और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं गायों के ऊपर और सभी गाय संरक्षित है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है। आपके यहाँ कोई गौशाला नहीं? गायों का किस तरीके से आतंक है? गाय हमारे यहाँ बहुत परेशान कर रही है। गाय परेशान कर रही है? कोई आदमी है रात को अगर निकलेगा, दिन में गांव में ही आती है, गांव में भी परेशानी है कि वो अगर निकल के जा रहा है गली से तो सांड आ गया तो लोगों को बचना मुश्किल पड़ जाता है। आप जब फसल रखाने जाते हैं तो आप हमला कर देते हैं क्या? फसल रखाने जाओ, वहाँ रास्ते मिल गई तो वो हमला कर देते हैं। वहाँ अगर उनको घेरो, अगर 2-4 बंदे हैं तो ठीक है, नहीं अकेले तो वो मार डालेंगे। आपने क्या सचिव या वीडियो से किसी से शिकायत की है? शिकायत यहाँ प्रधान से हुई है शिकायत, प्रधान ने कोई शिकायत सुनी नहीं है। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान है। आवारा छुट्टा जो गौवंश घूम रहे हैं, तो इन्होंने एक मांग पत्र लिखा है ग्राम विकास अधिकारी के नाम का और जो है कि ये अपने ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाने के लिए इच्छुक हैं और प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखते हैं कि इस प्रार्थना पत्र पे ग्राम विकास अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। देखते रहिए डेली 24 न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिक कस्बे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें हैरान कर देने वाले हालात सामने आए। अधिकारियों के अनुसार अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के नाम से किया जाता है और वहां हमेशा एक पूर्णकालिक MBBS रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य होती है, जो ही मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रक गेट के सामने स्थित सुमित्रा अल्ट्रासाउंड सेंटर में डॉक्टर की अनुपस्थिति पाई गई, जिसमें से मानक पूरी तरह से उल्लंघन हुए। इसके तुरंत बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कुछ ही दूरी पर स्थित चरक अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टर की सीट पर झोला छाप डॉक्टर मरीज का अल्ट्रासाउंड कर रहा था। ये सब अधिकारी के निरीक्षण के दौरान ही देखा गया। इस आकस्मिक निरीक्षण ने पूरे मिश्रिक कस्बे में हड़कंप मचा दिया और स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों की अनदेखी की गंभीरता को उजागर किया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।